हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो 11th का फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर जो है आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने फोर्सेस के बारे में बता दिया था आपको, ठीक है, कुछ चीज़ें बता दी थी। उससे कुछ पूछा भी नहीं जाता कभी भी पेपर में, वो बस नॉलेज के लिए होता है। तो मैं नॉलेज की वीडियो आपके लिए अपलोड करता ही रहूँगा कंटिन्यूसली। तो पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स हमने दो पोर्शन में पढ़नी होती है। फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, हम उसे अपने आप ही मुश्किल बना लेते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। अरिस्टोटल नाम के महान फिजिसिस्ट थे, सर अलेक्जेंडर नाम का जो भाई जिन्होंने पूरी दुनिया कॉन्कर करी थी, उनके गुरु थे वो, यानी ग्रीक फिजिसिस्ट थे। तो ग्रीक फिजिसिस्ट थे हमारे अरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन दी। अब अलेक्जेंडर के गुरु थे और एक बहुत बड़े विचारक भी थे, उन्हें ये पता था कि किस दौर में क्या होगा, यानी बड़ी नॉलेज रखते थे समाज की, सोसाइटी की। तो अलेक्जेंडर को उसने ये बोला था कि जब तो इंडिया में जाएगा तो इंडिया में जाने के बाद जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा फार ईस्ट में, और तेरी फौज विरोध कर देगी। ऐसा ही बिल्कुल हुआ था, फौज ने विरोध करना शुरू कर दिया और उसने एक एक करके अपनी फौज को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग कहते हैं कि वो मलेरिया से मर गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसके ही सेनापतियों ने इकट्ठा होकर उसे जहर दे के मार दिया था। क्योंकि कोई भी फौज इतना पैसा देख के पागल हो जाएगी, इतना पैसा किसी फौज ने देखा ही नहीं था। 12 साल तक, 25 साल का वो बना था, 8 साल तक फौज लड़ाई करती रही कंटिन्यूसली। भाई फौज लड़ती रहेगी तो थक नहीं जाएगी इतनी मार काट देख के। 50,000 की फौज से 2.5 लाख की फौज हरा दी थी पोरस की। इतना ज़बरदस्त उसको नॉलेज दी थी उसके गुरु ने। तो गुरु सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, इसलिए इज्जत करा करो और शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट ज़रूर करा करो, ठीक है। तो आ जाओ, देखो गुरु ज़िंदगी बदल देता भाई। आ जाओ मुद्दे पर आते हैं, ध्यान दें सभी। तो यहाँ पर एक पॉइंट की बात करते हैं कि हमारी फिजिक्स दो हिस्सों में डिवाइड है। एक पोर्शन है क्लासिकल और दूसरा पोर्शन है भाई मॉडर्न, ठीक है। तो फिजिक्स सिर्फ दो हिस्सों में है दोस्तों, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो आप मजे के साथ देखो, पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आता है? बहुत कुछ आता है। मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? ऑप्टिक्स आता है। तीसरे पर क्या आता है? थर्मोडायनामिक्स आता है। चौथे नंबर पर क्या आता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आता है, कोई नाम इसके दे देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये हमारे फिजिक्स के मेन ब्रांच हैं, ठीक है। मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है भाई हमारा? आपको पता है, एक आता है भाई क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते हैं, और एक आता है भाई हमारा रिलेटिविटी, या फिर रिलेटिविटी ही लिख लो। तो रिलेटिविटी, ठीक है। तो देखो ये हमारी फिजिक्स के मेन ब्रांचेज हैं। फिजिक्स को इनमें ही डिवाइड करा जा सकता है, इसके अलावा फिजिक्स कहीं नहीं जाती। मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजिक्स स्टडी ऑफ दैट पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद स्लो स्पीड से जो चल रहे हैं उनको मैकेनिक्स में डाल दिया। स्लो का मतलब क्या भाई? आप सोचें कि आप चलते 5 की स्पीड से, 10 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर, तो आप स्लो हैं। आप सोचते हैं वॉकिंग इज स्लो एंड रनिंग इज फास्ट। नहीं भाई, स्लो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कई हजार घंटे तक मैक्सवेल ने दिमाग लगाया, फिजिसिस्ट थे भाई मैक्सवेल, उन्होंने खूब दिमाग लगाया, दिन रात पढ़ते रहे, खूब कोशिश करते रहे। आखिर में उनके सामने एक कांस्टेंट सामने आया, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट।
यानी ये बढ़ सकती नहीं, घट सकती नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बताई है आपको कि रिलेटिविटी के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि चाहे कुछ हो जाए स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल महान फिजिसिस्ट थे भाई, जबरदस्त नॉलेज थी उन्हें, अब तक के सबसे महान फिजिसिस्टों में उनको गिना जाता है। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that are moving with the slow moving speed, that it is the branch of physics of particles which are moving with slow speed। slow speed से जो चल रहे हैं, जैसे एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है दोस्तों, अगर साइकिल वाला साइकिल चला रहा है तो ध्यान दें भाई सभी, इस तरीके से साइकिल चला रहा है, ठीक है। यहाँ देखो एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो साइकिल वाला जो है साइकिल चला रहा है, तो जो साइकिल है उस वो किस में आएगी? मैकेनिक्स में आएगी, है ना। किस में आएगी? क्या ब्रांच होगी? मैकेनिक्स होगी वो ब्रांच, ठीक है। एक कार चल रही है, क्या चल रही है दोस्तों? एक कार चल रही है, तो कार भी किस ब्रांच में आएगी? मैकेनिक्स में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। किस में होगी भाई? मैकेनिक्स के अंदर होगी। एक कार है तो कार चलती होगी ज़्यादा से ज़्यादा 200 की स्पीड से, ठीक है। कार किससे चलती होगी? कितनी स्पीड होगी एक कार की? ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 400, 500, मान लो 500 किलोमीटर पर आवर। सबसे तेज़ चलने वाली कार इतनी ही होगी, 500, 700, 800 होगी, इससे तेज़ तो नहीं चलती कार। तो ये सब किस में आता है? मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं न्यूटन के लॉ, तीनों लॉ। न्यूटन का बोलबाला रहता है मैकेनिक्स के अंदर पूरी तरह। फ्रिक्शन को पढ़ते हैं, आपकी 11वीं मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होती है दोस्तों। इसमें पहली 6 यूनिट मैकेनिक्स है, पूरी तरह से मैकेनिक्स है। और 8वीं यूनिट थर्मोडायनामिक्स और 9वीं यूनिट भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आती है। हम साउंड को भी इनमें ही पढ़ते हैं और आपका फ्लूइड्स भी इसी में आ जाता है। हम यानी आपको ये और ये पढ़ना होता है 11th क्लास में, और वो भी ये मान लो ये आप पूरा पढ़ लेते हैं, इसका कुछ पोर्शन ही पढ़ते हैं, बहुत बहुत छोटी चीज़ पढ़ते हैं, ज़्यादातर चीज़ आप छोड़ देते हैं। तो मैकेनिक्स हो गया भाई। मैकेनिक्स बड़ी आसान है। मैकेनिक्स पूरी 11वीं है, जिसके अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक थ्योरी, न्यूटन लॉज, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत सारी साउंड आता है, वेव आता है, सब मैकेनिक्स के अंदर आता है। वेव कैसे चलती हैं, ठीक है। ईएम वेव्स अलग है आ जाता है, वो ऑप्टिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ देखो, अब ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ये आपको याद नहीं करनी, बस समझने की जरूरत है। कभी आप बैठ के याद करने लग जाएं, आपको इनकी बस नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद स्टडी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आप सब कुछ पढ़ते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबा। जब आप गर्मी में देखते हैं तो आपको पानी दिखाई देता है दूर, तो ये भी किस में आता है? कौन सी ब्रांच में? ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स में बहुत सारे फिनोमेना हमारे समाये हुए हैं। कोई भी आंखों का भ्रम, इल्यूजन, जादू, जादूगर जो है जादू करते हैं, किससे करते हैं? ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पढ़ते हैं जो लाइट के फिनोमेना से जुड़ी हुई होती हैं। अब थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन। हीट की वजह से जब मोशन होता है तो उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। कोई भी इंजन, दुनिया का कोई भी इंजन थर्मोडायनामिक्स का नाम लेकर ही चलता है। कभी भी खाना थर्मोडायनामिक्स में ही पकता है, बिना थर्मोडायनामिक्स के खाना भी नहीं बन सकता, और इंजन भी नहीं चल सकता, रॉकेट भी नहीं उड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता दुनिया में थर्मोडायनामिक्स के बगैर। थर्मोडायनामिक्स इज द की फॉर मोशन ऑफ इंजन्स। इंजन्स के मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या भाई? चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर हम इंजन वगैरह बनाने सीखते हैं कि इंजन कैसे काम करेंगे, इंजन कैसे चलेंगे। मेनली फोकस्ड होता है हमारे मोटर्स पर, इंजन्स के ऊपर, कैपेसिटर्स के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर, यानी पूरी की पूरी 12वीं इन दो में होती है समाई हुई
पूरी, इन दो के अंदर पूरी 12वीं आ जाती है और इन ऊपरले दो के अंदर 11वीं आ जाती है। ये आप कभी पढ़ते ही नहीं, कहीं मौका ही नहीं मिलता पढ़ने का। हालांकि 110 साल पुरानी फिजिक्स है। 110 साल बहुत होते हैं, कम से कम 110 साल पुरानी फिजिक्स है, लेकिन अभी भी ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम इसको नहीं पढ़ते। इसके अंदर हर चीज़ का राज छुपा है, यूनिवर्स का, हर चीज़ का। लेकिन अभी ये स्टडी पीरियड के अंदर है, अभी भी फिजिसिस्ट इसको सीख रहे हैं कि ये रियलिटी में है क्या। रिलेटिविटी के बारे में हमें पता है, लेकिन अभी पक्के प्रूफ हमारे पास नहीं है। 2015 में मिलने शुरू हुए थे प्रूफ, ठीक है। तो 15 तो अभी आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लीगो नाम के इंस्ट्रूमेंट ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर करा था। लार्ज हैड्रन कोलाइडर नाम की मशीन में हमारी 2011 में एंटी न्यूट्रिनो की स्पीड लाइट से तेज हो गई थी, पर वो गलत साबित हुई रिसर्च, ठीक है। दोबारा से करा तो नहीं हुई, ठीक है। तो दोबारा देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आपको बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या आता है भाई, हमारा जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मोशन की पढ़ाई क्वांटम फिजिक्स के अंदर होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स की पढ़ाई कहाँ करते हैं भाई, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। बड़ी मस्त पढ़ाई है, इसके अंदर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। जितनी पॉसिबिलिटी है सब एक साथ एग्जिस्ट करती है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़ी घातक यूनिट है। आपको इसके बारे में कभी बताऊंगा, समय मिलेगा तो बहुत कुछ सिखाऊंगा इसके बारे में। स्पेशल लेक्चर बनाएंगे इनके ऊपर, आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। रिलेटिविटी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की दोस्तों जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन क्या होता है, टाइम ट्रेवल, फ्यूचर ट्रेवल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या फ्यूचर में जाना मुमकिन है, बिल्कुल। रिलेटिविटी, इंटरस्टेलर मूवी, रिलेटिविटी। फिजिक्स की कोई भी डिटेल्ड मूवी, रिलेटिविटी। ऐसी मूवी आप देखें जिसमें क्या हो भाई, किसी स्पेसक्राफ्ट में गए, कहीं और प्लेनेट पर गए, सब किस में आएगा, रिलेटिविटी। दोज पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट केम इनटू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज relativity, but there are no such particle which move with the speed of light except photon। फोटोन ही एक ऐसा पार्टिकल है दोस्तों जो चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स की ये यूनिट है। तो हमने सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ पर डिस्कस कर ली। आपको बस पता होनी चाहिए दोस्तों, इनके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप खुद इनको बस दिमाग में रखें कि क्या क्या बताया था सर ने, इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम मुद्दे पर आते हैं अब कंजर्वेशन लॉज, फोर्सेस इन नेचर में। एक फोर्सेस इन नेचर का टॉपिक है छोटा सा, जिसमें मैंने वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको बता दी है। फोर्सेस इन नेचर, फोर्सेस इन नेचर कोर देख लो यार, उसमें क्या दो फोर्स हैं आपने पढ़ रखी हैं। पहली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में मैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही बता दूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आप हेडिंग डाल लें, उसमें क्या होता है, दो मास जो किसी r डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन नाम न्यूटन का, और फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r²। बड़ा सिंपल सा मजेदार सा फॉर्मूला है दोस्तों। दो मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, हर हालत में अट्रैक्शन है, बट कॉज ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिल अ मिस्ट्री। हम जानते नहीं कि अट्रैक्शन है क्यों, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो फोर्स जो है G m1m2/r², यानी फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली डिपेंड करती है दोस्तों सेपरेशन बिटवीन देम। बड़े बड़े मास है तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर सेपरेशन ज़्यादा है, दूर दूर है, नाराज है, तो फोर्स कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो बड़े बड़े हाथी होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। अगर दोनों दूर दूर हैं, एक इस जंगल में एक अफ्रीका में, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगी। इनवर्स रिश्ता, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स घट जाएगी। दो दोस्त हैं, लड़ाई हो जाती है, एक को इस कोने में बैठा दो, एक को उस कोने में बैठा दो, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घट जाएगी अपने आप ही। और दोनों बहुत ताकतवर हैं तो सब कुछ तोड़ देंगे, यानी फोर्स इस तरीके से लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। दूसरी है भाई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स भी आप उसको कह सकते हैं। दो चार्जेस Q1 और Q2 हर हालत में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। कहाँ पढ़ा? 10वीं में भी पढ़ के तो आए हो। फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। किस पर डिपेंड करेगी भाई? डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर चार्जेस दोस्तों बड़े बड़े हैं तो फोर्स कैसी हो जाएगी? ज़्यादा। अगर चार्ज बड़े बड़े हैं तो फोर्सेस कैसी हो जाएगी? ज़्यादा। अगर उनके बीच में हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोर्स यहाँ पर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आई। देखो, या तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे या दो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन मतलब दूर होले भाई, दूर होले, है ना। रिपल्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के खींचेगा। आज मेरे पास अट्रैक्शन होगी उन दोनों के बीच में। पॉजिटिव लव नेगेटिव, पॉजिटिव को अच्छा लगता है नेगेटिव, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ गया दोस्तों, अगर हमने क्या बढ़ा दिया? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगी। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है जो आपने 10th में पढ़ा है। तो ये फोर्स हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली। तो ये फोर्सेस इन नेचर हो गई। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। K को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये सिंपल सी चीजें हैं। तो बस आपको ये चीजें इसमें पहले चैप्टर में बताई गई हैं। कंजर्वेशन लॉ भी बताए गए हैं। कंजर्वेशन लॉ हम आगे जब पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कंजर्वेशन लॉ में। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे सब आते हैं। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी आएगा, एंगुलर मोमेंटम का भी आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन का भी आएगा। सारे चार्ज कंजर्वेशन 12th में पढ़ोगे। सारे चार्ज कंजर्वेशन लॉज हमारे आते हैं। तो उनके बारे में हमें कोई ज़रूरत नहीं है करने की ज़्यादा डिटेल में। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप इतना करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।